नमस्कार। इतिहास की जटिल बातें अक्सर हमें उलझा देती हैं, है ना? तो चलिए आज हम चौहान राजवंश की नींव से जुड़े उन सभी जरूरी तथ्यों को समझते हैं जो आपके एग्जाम्स और जानकारी दोनों के लिए बहुत जरूरी हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम राजपूत युग के माहौल से शुरू करेंगे, फिर चौहानों की रहस्यमय उत्पत्ति की गुत्थी सुलझाएंगे। उनके संस्थापक कौन थे, ये जानेंगे, उनकी शुरुआती जीतों का जायजा लेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे उनकी शानदार राजधानी अजमेर की नींव रखी गई। देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए उसके समय को समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले चलिए उस दौर में चलते हैं जिसने चौहानों के उदय के लिए मंच तैयार किया, यानी राजपूत युग। तो ये जो दौर था 7वीं से 12वीं सदी का, इसे राजपूत युग कहते हैं। ये लगातार संघर्ष का समय था। जैसा कि आप देख सकते हैं, यही वो दौर था जब चौहानों जैसे कई राजपूत वंश बाहरी हमलों के खिलाफ भारत की रक्षा की पहली दीवार बने। अब आता है एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, ये चौहान आखिर थे कौन, कहाँ से आए थे? सच तो ये है कि इतिहासकार इस पर एकमत नहीं है। तो चलिए कुछ मेन थ्योरीज पर नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे मशहूर कहानी से। चौहानों की उत्पत्ति की सबसे प्रसिद्ध कहानी मिलती है पृथ्वीराज रासो में। ये हमें बताती है अग्निकुंड सिद्धांत के बारे में, एक ऐसी कहानी जो आग और वीरता से जुड़ी है। इस थियोरी के मुताबिक चौहान और 3 दूसरे बड़े राजपूत कुलों का जन्म सीधे तौर पर एक दैवीय यज्ञ से हुआ था। मकसद राक्षसों से लड़ना। इससे उन्हें एक तरह की डिवाइन वॉरियर आइडेंटिटी मिलती है। और ये रहे वो 4 कुल जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पवित्र अग्नि से पैदा हुए थे। हाँ, इस क्रम को याद रखना जरूरी है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और आखिर में चौहान। लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इतिहास कभी भी सिर्फ एक कहानी पर नहीं टिकता। अग्निकुंड सिद्धांत के अलावा भी कई और थियरीज हैं जो अलग अलग सबूतों के आधार पर चौहानों की उत्पत्ति की बिल्कुल अलग कहानी बताती हैं। ये टेबल इन सारी थियरीज का एक बढ़िया निचोड़ है। जरा देखिए कितनी वैरायटी है। एक थियरी उन्हें सूर्यवंशी बताती है, तो दूसरी ब्राह्मण। कर्नल टॉड जैसे कुछ इतिहासकार उन्हें विदेशी मूल का मानते हैं, तो कुछ शिलालेख उन्हें चंद्रवंशी भी कहते हैं। चलिए अब इन कहानियों से निकलकर जरा ठोस ऐतिहासिक सबूतों पर आते हैं। जानते हैं कि इस राजवंश की नींव असल में किसने और कहाँ रखी। तो हिस्टोरिकल फाउंडर यानी आदि पुरुष वासुदेव चौहान को माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 551 ईस्वी में सांभर झील के आसपास अपने राज की शुरुआत की। किसी भी राजवंश की तरक्की का अंदाजा अक्सर उसकी राजधानियों के सफर से लगाया जा सकता है। चौहानों ने अपनी राजधानी 3 बार बदली और हर बदलाव उनकी बढ़ती ताकत का प्रतीक था। अहिछत्रपुर से सांभर और फिर आखिर में अजमेर। अच्छा, तो अब बात करते हैं उन शुरुआती राजाओं की जिन्होंने चौहान शक्ति को एक छोटे से इलाके से निकालकर एक बड़ी ताकत बनाया। इस टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए क्योंकि इन राजाओं का क्रम बहुत जरूरी है। गुवक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों से आज़ादी का दावा किया, चंदन राज ने धर्म को बढ़ावा दिया और फिर विग्रह राज द्वितीय और गोविंद राज तृतीय ने सैन्य ताकत से राज्य की सीमाओं को फैलाया। और अब हम पहुंचते हैं उस मोड़ पर जहां चौहान राजवंश अपनी ऊंचाइयों को छू रहा था, अजमेर की स्थापना के साथ। लेकिन हर महान कहानी की तरह यहाँ भी ताकत और धोखे का एक काला अध्याय है। ये तारीख, इसे अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। 1113 ईस्वी। ये वो साल है जब एक दूरदर्शी राजा ने एक ऐसे शहर की नींव रखी जो सदियों तक चौहान साम्राज्य का दिल बना रहा। वो राजा थे अजय राज। उन्होंने अजय मेरू शहर बसाया, जिसे आज हम अजमेर कहते हैं। लेकिन वो सिर्फ एक शहर बसाने वाले राजा नहीं थे। उन्होंने सिक्कों के मामले में भी एक बहुत ही जरूरी काम किया जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। उनके जो चांदी के सिक्के थे, जिन्हें अजय प्रिय द्रम कहा जाता है, वो उस जमाने के हिसाब से बहुत यूनिक थे। क्यों? क्योंकि उन पर सिर्फ राजा अजयराज का ही नहीं बल्कि उनकी रानी सोमल देवी का नाम भी लिखा होता था। ये उस दौर में महिलाओं को दिए जाने वाले महत्व को दिखाता है। अजय राज के बाद आए उनके बेटे अरुणोराज। उन्होंने सैन्य जीतों और शानदार निर्माण कार्यों से राज्य को और मजबूत किया। लेकिन उनकी कहानी एक महान निर्माता से धोखे का शिकार बनने की एक दुखद कहानी है।
अर्नोराज ने तुर्की हमलावरों को हराया और उस जीत की याद में अजमेर में खूबसूरत आना सागर झील बनवाई। उन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर भी बनवाया। मतलब उनका राज उपलब्धियों से भरा था, लेकिन अफसोस उनका अंत उन्हीं के अपने खून के हाथों हुआ। अर्नोराज के कहानी का अंत एक ऐसे भयानक काम से होता है जो चौहान इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ता है, पितृहंता, यानी अपने ही पिता का हत्यारा। और ये भयानक काम किसी और ने नहीं, बल्कि उनके अपने ही बेटे जगदेव ने किया। इस पितृ हत्या ने न सिर्फ राज्य को हिलाकर रख दिया, बल्कि इसने आगे के पारिवारिक झगड़ों के बीज भी बो दिए। तो अर्नोराज की हत्या चौहान राजवंश के शुरुआती दौर के अंत का निशान है, और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक ऐसा राजवंश जो पितृ हत्या जैसे संकट से गुजरा, वो कैसे भारत के सबसे प्रसिद्ध नायकों में से एक पृथ्वीराज चौहान को जन्म दे सकता है? इस सवाल का जवाब हम अगली बार जानेंगे।